हेलो दोस्तों, आईसीआई बैंक के नंबर्स जो हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे। और देखिए, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम नंबर्स जो एनालिसिस करेंगे वो दिसंबर 2023 तक का ही हमारे पास डेटा जो है वो बैंक का मौजूद है, वहीं तक का हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, इस वीडियो में कोई भी बाई एसएल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाएगा। ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, Q4 के जो रिजल्ट हैं वो अर्निंग सीजन चालू हो गया और आईसीआई के केस में 27 अप्रैल को जो बैंक है वो अपने Q4 के नंबर्स जो है वो अनवेल कर रही है। रिजल्ट के साथ साथ बैंक की तरफ से डिविडेंड का भी अनाउंस किया गया है उनके शेयर होल्डर्स के लिए। अब देखिए, डिविडेंड रुपए हमें ये नहीं पता चला है कि कितने रुपए का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है, लेकिन ये चीज़ हमें 27 अप्रैल को पता जरूर चल जाएगी कि उनको शेयर होल्डर्स को कितने रुपए का डिविडेंड जो है वो बैंक की तरफ से दिया जाएगा। इस वीडियो में बाई एसएल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जानकारी के लिए ही सिर्फ वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो देखिए, बैंक के केस में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बैंक जो अर्निंग करती है, सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाती है वो कमाती है इंटरेस्ट से पैसा। यानी कि जो लोन हम लोग को ज़रूरत होती है, जैसे 10 लाख या 5 लाख, जो 2 लाख अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम अगर किसी से हमें नहीं मिलते हैं उधार, तो फिर हमें जाना पड़ता है बैंक के पास। बैंक के केस में क्या होता है कि बैंक उस पर एक रेट, इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है और उससे हमें बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो वो जो अर्निंग होती है वो बैंक की सबसे बड़ी अर्निंग होती है इंटरेस्ट के तौर पर। इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंक के लिए जितना भी बढ़ती जाए वो अच्छा माना जाता है। आईसीआई के केस में आप देख पा रहे हैं कि ये दिसंबर तक का रिजल्ट है, तो वहीं तक मैं एनालिसिस कर पाऊंगा। देखिए, नंबर्स मिलियन में है। देखिए, 18,678 करोड़ का जो है ये नेट इंटरेस्ट इनकम दिसंबर 2023 में बैंक की तरफ से किया गया था। अगर ये क्वार्टरली हम कंपेयर करें तो देखिए 13% से ऊपर जो है ये इंटरेस्ट इनकम जो है इनकी बढ़ी है। वहीं पे अगर हम 9 मंथ के हिसाब से कंपेयर करें तो देखिए 44,462 करोड़ जो है वो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो फाइनेंशियल ईयर 23 के शुरुआत के जो 9 महीने थी वहाँ पे थी। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर 24 आया तो शुरू के जो 9 महीने थे यही इंटरेस्ट इनकम जो आप देख पा रहे हैं 55,213 करोड़ हो गई। तो आप देख पा रहे हैं 9 मंथ के हिसाब से और 3 यानी क्वार्टरली के हिसाब से इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंक की बढ़ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद देखिए, डिपॉजिट भी होते हैं, हम लोग को पैसा जमा करना होता तो वो बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो बैंक क्या करती है, फिर वो हम लोग को भी इंटरेस्ट देती है। तो ये सब जो इंटरेस्ट घटाने और एम्प्लॉय कॉस्ट ये सब जो खर्चा करने के बाद, घटाने के बाद फिर बैंक के हाथ में आता है प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो ये नंबर्स आप देखिए, प्रॉफिट में क्वार्टरली आप देख पा रहे हैं 23% का जो है इंक्रीज़ हुआ है, 23% से भी ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ है। अब ये प्रॉफिट्स जो हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं Q3 के नंबर्स। हाँ, ठीक है। ये इसमें आप देख पा रहे हैं 10,272 करोड़ का बैंक की तरफ से जो है वो प्रॉफिट किया गया। यानी 3 महीनों में सिर्फ 10,272 करोड़ रुपए बैंक ने कमा के दिए। ये छोटा अमाउंट नहीं, आप खुद सोचिए, 3 महीनों में 10,272 करोड़ रुपए कमाना प्रॉफिट। उसके बाद यही प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल 23 के थर्ड क्वार्टर में, तो देखिए 8,312 करोड़ था। 9 मंथ्स के हिसाब से अगर आप में को मैं बताऊं तो देखिए 30,181 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के शुरुआत के 9 महीनों में। फाइनेंशियल ईयर 23 के ये 24 था, ये 23। फाइनेंशियल ईयर 23 के शुरू के 9 महीनों में 22,275 करोड़ का 775 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो प्रॉफिट के केस में आप देख पा रहे हैं क्वार्टरली और 9 मंथ के हिसाब से दोनों में प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट के बाद अब हम चलते हैं। देखिए, बैंक के केस में क्या होता है कि कुछ परसेंटेज में रेशियो होते हैं जिनका आप जब भी किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करें तो ज़रूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये 3.5% से ऊपर अगर है तो हेल्दी माना जाता है। लेकिन आईसीआई के केस में आप देख पा रहे हैं ये लगभग 4.5% के आसपास जो है ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बैंक मेंटेन करके अपना रखी हुई है, जो कि एक गुड और हेल्दी है। उसके बाद हम जानेंगे कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो को अगर मैं आपको सिंपल टर्म में समझाऊं तो देखिए, अगर बैंक को 100 रुपये कमाने पड़ रहे हैं तो 100 रुपये कमाने के लिए बैंक कितना रुपया खर्चा कर रही है वो होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। आईसीआई के केस में आप देख पा रहे हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो लगभग 40 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक हेल्दी माना जाएगा। ये कॉस्ट टू इनकम जितना भी कम होता जाए बैंक के लिए वो उतना ही अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर बैंक को 100 रुपये कमाने हैं तो उसमें से 40 रुपये बैंक को खर्च करने पड़ रहे हैं वो 100 रुपये कमाने के लिए। तो ये होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। उसके बाद हम चलते हैं रिटर्न ऑन एवरेज एसेट, ये हो गया। उसके बाद मैं कुछ और आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए, प्रोविज़न की बात करता हूँ, वो शायद नंबर्स आपको भी आगे मिलेगा। हाँ, डिपॉजिट दिखा देता हूँ आपको। देखिए, डिपॉजिट क्या होता है कि हम लोग जो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं वो टोटल कितना जो है पैसा जमा है। तो आईसीआई के केस में आप देख पा रहे हैं ये दिसंबर 2023 तक का यानी थर्ड क्वार्टर तक रिजल्ट है। टोटल डिपॉजिट आप देखिए
13,32,315 करोड़, 13,32,315 करोड़ रुपए बैंक के पास दिसंबर 2023 तक का जो अमाउंट है वो जमा था। और ये अमाउंट आप देख पा रहे हैं 18.5% से ऊपर की दर से ये अमाउंट इंक्रीज हुआ है। अगर हम दिसंबर 2022 में बात करते हैं तो यही अमाउंट देख पा रहे हैं 11,22,049 करोड़ रुपए था। लेकिन इसके बाद देख पा रहे हैं आप 18.5% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हुई है, जो कि एक हेल्दी और गुड है। देखिए डिपॉजिट बैंक में बढ़ते रहें ये अच्छी चीज़ होती है। उसमें होता क्या है कि डिपॉजिट बढ़ते रहेंगे तो बैंक को लोन देने में आसानी होगी। डिपॉजिट के बाद कासा रेशियो बैंक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि 35% से अगर ऊपर है तो वो ठीक ठाक हेल्दी माना जाता है बैंक के लिए। आईसीआई के केस में आप देख पा रहे हैं कासा रेशियो आप देखिए 39.4% है, जो कि हेल्दी है। अगर सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल 24 की बात करते हैं तो देखिए 40% से ऊपर था, और वहीं एक साल पहले देख रहे हैं 44% से ऊपर था, जो कि हेल्दी अभी मेंटेन है। कासा रेशियो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा कम होता जा रहा है। इसके भी रीजन है। इसके रीज़न क्या है देखिए, कासा रेशियो का कम होने का रीज़न क्या होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। बैंक का क्या होता है, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं पेमेंट करना होता है। सेविंग अकाउंट में 3 से 4%, 2.5% इस तरह से बैंक को जो है वो पेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट। लेकिन जब एफडी की रेट जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, फिर सेविंग अकाउंट से जो पैसा होता है उनका वो उनको एफडी में कन्वर्ट करा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आईसीआई के केस में भी ऐसा हुआ। जो इनके टर्म डिपॉजिट हैं वो आप देखिए, टर्म डिपॉजिट हैं वो लगातार आप देख पा रहे हैं 31% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो टर्म डिपॉजिट में हुई है। यानी कि जो सेविंग अकाउंट थे अब लोग ज़्यादातर एफडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बैंक का क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर है तो ज़्यादा उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है कासा रेशियो कम होने का। फिर जब इंटरेस्ट रेट कम धीरे धीरे होगा तो ये कासा रेशियो हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होता चलाएगा। उसके बाद लोन पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं आईसीआई के केस में, देखिए लोन पोर्टफोलियो क्या है कि बैंक अगर लोन दे ही नहीं पाएगी तो फिर वो इंटरेस्ट जो सबसे बड़ा अर्निंग का स्रोत है वहाँ से पैसा कमा ही नहीं पाएगी। तो आईसीआई के केस में हम लोन ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए टोटल एडवांसेस की हम बात करते हैं, आप ये नंबर देखिए 18.5% की जो है लोन एडवांसेस में इनकी ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब ये नंबर्स आप देखिए ये क्वार्टर था, हाँ ये नंबर्स आप देखिए ये वाले। देखिए टोटल अगर हम लोन अमाउंट की बात करते हैं तो देखिए ये 11,53,771 करोड़ का बैंक ने दिसंबर 2023 तक का लोन जो है वो दिया था। अगर हम ईयरली बेस पे कंपेयर करें, देखिए 18.5% की ग्रोथ है। अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो ये आप देखिए 31 दिसंबर 2022 में यही लोन जो बैंक ने दिया था वो देखिए जो है ये 9,74,047 करोड़ का दिया था। लोन आप देख पा रहे हैं बैंक ज़्यादा देने में सफल हो पा रही है। उसके बाद लोन देखिए दे रही है तो फिर लोन का परसेंटेज भी देख लीजिए। सबसे ज़्यादा लोन जो बैंक ने दिए हैं वो 54.3% जो है वो रिटेल को दिए हैं। रिटेल लोन मतलब जैसे हम लोग हुए, हम लोग को क्या ज़रूरत होती है, जैसे हमें कोई बाइक लेनी है तो व्हीकल लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन, तो ये सब जो होते हैं वो रिटेल लोन के सेगमेंट में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बैंक ने लोन दिए हैं 54% से ज़्यादा तो वो दिए हैं रिटेल लोन में। उसके बाद रिटेल का पोर्टफोलियो हम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन जो है इसी पे दिए हैं। तो देखिए रिटेल में व्हीकल लोन हो गया, ऑटो फाइनेंस हो गया, कॉमर्शियल व्हीकल लोन हो गया, तो ये पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, तो ये सारे लोन जो है वो रिटेल पोर्टफोलियो में आते हैं इनके बैंक के। तो ये हुआ रिटेल लोन का पोर्टफोलियो। उसके बाद हम चलते हैं बैंक की एसेट क्वालिटी को देखते हैं कि एसेट क्वालिटी बैंक की कैसी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीए रेशियो की। तो एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा, हाँ ये रहा। एनपीए रेशियो की अगर हम बात करते हो देखिए आईसीआई के केस में ये एनपीए रेशियो जो है जितना भी कम होता चला जाए वो ठीक माना जाता है कि बैंक के सेक्टर में। तो देखिए रेशियो इनका ठीक ठाक है, 0.44% जो है दिसंबर 2023 में था। अब जब क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे तो हमें एनपीए देखना होगा, इनकी इंटरेस्ट इनकम देखनी होगी, साथ ही साथ हमें देखना होगा कि लोन एडवांसेस कितना ग्रोथ कर रहे हैं। एडवांसेस के बाद हमें डिपॉजिट भी देखना होगा कि क्या बैंक पैसा जमा करवाने में अपने कस्टमर से सही सफल हो रही है या फिर नहीं। प्रोविज़न कवरेज रेशियो की बात करते हैं तो 80% है, जो कि बहुत ही हेल्दी माना जाएगा। मोस्टली क्या होता है 70% अगर पीसीआर कवरेज रेशियो जो है वो पीसीआर रेशियो अगर ऊपर है तो वो हेल्दी माना जाता है। आईसीआई के केस में आप देख पा रहे हैं 80% है, जो कि हेल्दी है। प्रोविज़न कवरेज रेशियो क्या होता है कि बैंक का अगर कोई भी जो लोन अमाउंट है अगर वो एनपीए में चला गया, यानी कि बैंक को वो लोन अमाउंट जो है जिस दिया है अगर वो वापस नहीं मिला तो बैंक कितने परसेंट उस लोन की भरपाई करने में सफल है। तो 80% जो है वो बैंक जो है उस लोन की भरपाई करने में सफल है। वीडियो से अगर मैं 0.5% या 2% भी आपको जानकारी दे पाया तो वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों चैनल से अगर थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिल रही हो वीडियो देख के तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आपके समय के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगला एनालिसिस मैं किस कंपनी का करूं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके समय के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।